क्यों चलती है पवन, क्यों मचलता है मन, ना तुम जानो ना हम। एक मिनट, मैं तो जानता हूं क्यों चलती है पवन, क्या तुम जानते हो? तो यही रहने वाला है बस आज का टॉपिक, और ये टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो मैं विकास मान एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल भूगोल जंक्शन पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं विंड के बारे में, यानी हवाओं के बारे में, यानी कि पवन के बारे में। तो ये क्या चीजें हैं पवन, क्या है विंड, क्या है हवा, यही सारी कहानी आज हम खोल के उधेड़ के यहीं पर रख देंगे। तो डायरेक्ट चलते हैं हम अपने, ये तो रुक गया भाई, पहले चल रहा था, खर्चा किया हमने यहां पर। अब क्या करते हैं कि आज हम पढ़ेंगे जनरल सर्कुलेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, यानी कि हवाओं के बारे में। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, एक सेकंड, ये तो बाद में कहेगा, पहले मैं कुछ आपसे कहना चाहता हूं। आपको ये तो मालूम है या नहीं कि एयर क्या है और हवा क्या है, और एयर और विंड यानी कि हवा और पवन में क्या अंतर है? दो सवाल मैंने आपसे छोटे छोटे पूछे और मेरे को मालूम है कईयों के तो ये हो गया कि अरे सर जी यो के पूछ लियो, वीडियो करके हम तो चले घर को। नहीं भाई, रुक जाओ, टेंशन ना लो, एडी से लेकर चोटी तक का सारा टॉपिक आज मैं यहीं पर कवर करवा के जाऊंगा, ताकि चाहे एग्जाम हो चाहे लोगों के बीच में डिस्कशन ही क्यों ना कर रहे हो आप पीछे नहीं रहोगे। क्यों? क्योंकि आप पढ़े हो भूगोल जंक्शन के चैनल से, मानी कि मुझसे, विकास मान से। तो पहले हम बात करते हैं एयर के बारे में, यानी कि हवा क्या है। तो बेटा हवा और कुछ नहीं, कॉम्पोजिशन ऑफ गैसेज है, यानी कि हमारी धरती पर जितनी भी गैसेज है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, आर्गन और आप कह लो नाइट्रोजन, इन सबको जब हम मिला दें तो उसको एक नाम जब हम देंगे तो उसे क्या कहेंगे, हम एयर कहेंगे। यह कहानी यहां खत्म, पता लग गया एयर क्या है। अब दूसरी कहानी पर आते हैं, यानी कि हवा और पवन में क्या फर्क है। हवा जो है जो आसमान में चलती है, और पवन वो है जो तुम्हारी गली के पीछे रहता है। नहीं, पवन वो है विंड, यानी कि पवन देव के बारे में बात कर रहा हूं। वो कब हो जाता है, एयर को विंड हम कब बोलने लगते हैं? वो हम तब बोलते हैं जब एयर में मूवमेंट आने लगती है। मान लो ये हमारी एयर है, ये कंपोजिशन ऑफ गैसेज है। अब इस एयर में जब मूवमेंट आएगी, यानी कि यहां से जब यहां आ जाएगी, तो हम इसे क्या कहेंगे? इसे हम विंड कहने लगेंगे, यानी कि पवन कहने लगेंगे। पवन याद रखो, कौन सा पवन? पवन देव वाला। कहीं बार बार गली के पीछे पवन पे ना पहुंच जाना। तो यहां ये दो टॉपिक कवर होते हैं आपके कि हवा और पवन में क्या फर्क है। तीसरा टॉपिक ये है, ये देखो, देखा बिना देखे। तो क्या है, ये गैसेज है हमारी, कि कौन कौन सी गैसेज आती हैं। ये वैसे इतना मेजर टॉपिक नहीं है, बट मैं नहीं चाहता कि कुछ भी आपका रह जाए, ताकि कल आकर मेरे पे आप वो ठीकरा फोड़ दो कि सर ये चीज रह गई थी छोटी सी, तो आपने पढ़ाई नहीं और मेरा क्वेश्चन गलत हो गया। मैं नहीं चाहता। तो पहले ये देख लेते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड। बाकी ये नियोन, हीलियम, मीथेन, क्रिप्टन ये हैं जरूरी, बट नहीं पूछेगा एग्जामिनर, ये मैं आपको कह देता हूं। मेन हमारी जो ऊपर की जो चार गैसेज है, हमें इसके बारे में याद करना है कि एक क्वेश्चन ये कि सबसे ज्यादा गैस कौन सी है, नाइट्रोजन है। दूसरा ये कि ऑक्सीजन कितने नंबर पे आती है, दूसरे नंबर पे आती है। और तीसरे नंबर पर क्या आती है, हमारी आर्गन। समझे? फिर आती है कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसको क्या कर सकते हैं हम, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। उसके लिए मेरे पास एक ट्रिक है, उस ट्रिक का नाम है नो एसी। नो एसी मतलब एसी बंद, गर्मी चालू, बुरे हाल। ऐसे ही अगर ये नो एसी नहीं तो जिंदगी खत्म और सब कुछ गया। समझ गए? नो से, एन से नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये ट्रिक लाइफ टाइम यार मेरे भाई याद रखना, याद रखनी आपने ये सारी चीजें। कौन सी वाली चीजें बता रहे हो सर, एक बार लिख के ही बता दो, मेहनत करवा के मानोगे मुझसे। लो भाई कोई बात नहीं, क्या है वो ट्रिक? नो एसी, एन से नाइट्रोजन, ओ से ऑक्सीजन, ए से आर्गन, सी से कार्बन डाइऑक्साइड। ये ट्रिक है, स्क्रीनशॉट ले लो, वॉलपेपर लगा लो, दिमाग में छाप लो, ये भूलने नहीं चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर आ गया तो घर से ढूंढ के लाऊंगा, उठाऊंगा और पूछूंगा कि क्या ऑप्शन लगाया। भूलने नहीं चाहिए ये चीज। अब आते हैं हम डायरेक्ट अपने मेन टॉपिक पर, यानी कि विंड्स के बारे में। अब थोड़ा सीरियस हो जाते हैं, मस्ती मजाक हो गया, शुरू में हो गया सब, अब थोड़ा सीरियस पढ़ते हैं, फिर देखते हैं कि आखिर में ये टॉपिक हमें क्या बताना चाह रहा है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों इतना इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्योंकि इससे तो एग्जामिनर पूछे ना पूछे, बट जो हम अभी पढ़ने वाले हैं उससे एग्जामिनर जरूर क्वेश्चन पूछता है, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो, चाहे वो यूपीएससी क्यों ना हो, चाहे वो कोई और एग्जाम क्यों ना हो, चाहे आपके स्कूल का टेस्ट क्यों ना हो, कॉलेज का क्यों ना हो। ये जो टॉपिक है ये हमेशा से इंपॉर्टेंट रहा है। तो क्या है हमारा टॉपिक?
हमारा टॉपिक है कि जो एयर पर जो धरती पर यानी कि विंड पर जो सर्कुलेशन होती है एयर की, वो क्यों होती है, उसके पीछे के 3 से 4 बड़े बड़े खिलाड़ी हैं। उन खिलाड़ियों के बारे में पहले हम जान लेते हैं। पहला जो खिलाड़ी है वो है हमारा हीट यानी कि टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसे रोल प्ले करता है हमारे विंड के सर्कुलेशन में। अब क्या बात है कि एयर का ना एक नेचर होता है। एयर का क्या नेचर होता है? एयर का क्या नेचर है कि एयर जब भी गर्म होती है यानी कि उसको अपने चारों तरफ गर्मी महसूस होती है, हवा को गर्मी महसूस होती है, तो क्या होने लग जाता है, वो हल्की होने लग जाती है और अपलिफ्ट करने लग जाती है यानी कि नीचे से ऊपर जाने लग जाती है। यह चीज आपको याद रखनी है। अगर कोई आपसे पूछे कि हीटिंग यानी कि लैटिट्यूडनल वेरिएशन ऑफ एटमॉस्फेरिक हीटिंग, अलग अलग लेयर पर यानी अलग अलग लैटिट्यूड्स पर जो हीटिंग होती है उसकी वजह से एयर अपलिफ्ट होने लग जाती है, यह आपको चीज याद रखनी है। दूसरी क्या बात आती है? दूसरी बात आती है प्रेशर को लेके कि एयर का एक ये नेचर है कि वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ ट्रेवल करती है, यानी कि हाई टू लो की तरफ ट्रेवल करेगी। जैसे कि हम जब मेट्रो में घुसते हैं, ट्रेन में घुसते हैं, बस में घुसते हैं मेरे भाई, भीड़ बहुत ज्यादा दिखती है यानी कि हाई प्रेशर, चारों तरफ से प्रेशर पड़ रहा है अपने पे। अपने को किधर जाना है? अपने को जाना अपनी खाली सीट पर यानी कि लो प्रेशर की तरफ। ऐसे ही हवा का ये खेल है कि जहां उसे लगेगा कि भाई बहुत ज्यादा भीड़ हो गई है, अब हवा की बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हो गए हैं, वो किधर जाएगी? वो जाएगी अपनी खाली सीट की तरफ यानी कि लो प्रेशर की तरफ वो ट्रैवल करेगी। यही बस एक खेल है इसका। और तीसरा खेल आता है कि हमारा रोटेशन का, अर्थ के रोटेशन का खेल आता है। अब जो अर्थ के रोटेशन की बात करिए तो भाई कलर तो चेंज करना बनता है ना, बहुत भारी भरकम है ये टॉपिक, ऐसे हल्के में नहीं लेना। वो तो मैं पढ़ा रहा हूं, लगेगा तुम्हें कि हल्के हल्के में चुटकी चुटकियों में सर ने सब कुछ खत्म कर दिया, लेकिन इतना इजी नहीं है। ध्यान दो, ध्यान जरूर देना है आपको। बातें चलेंगी, मस्ती चलेंगी, लेकिन ध्यान नहीं टूटना चाहिए। अब तीसरा जो आता है वो आता है रोटेशन ऑफ द अर्थ। रोटेशन ऑफ द अर्थ कैसे इफेक्ट करती है? एक कोरियोलिस फोर्स जनरेट होती है रोटेट करने, अर्थ के रोटेट करने की वजह से। हमने लास्ट वीडियोस में भी मैंने आपको बताया था, जब हम लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल के बारे में बात कर रहे थे, वहां मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अर्थ की रोटेशन है, रोटेशन की वजह से कोरियोलिस फोर्स जनरेट होती है। वो फोर्स एयर पर लगती है और एयर अपनी डायरेक्शन बेंड करने लग जाती है। कैसे बेंड करती है वो अभी नहीं समझाऊंगा, क्योंकि अभी उससे पहले बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आपको समझनी जरूरी हैं। ठीक है, ये 3-4 खिलाड़ी हैं। मेन टेम्परेचर हो गया, अपना प्रेशर हो गया, रोटेशन ऑफ अर्थ हो गया। अब सबसे पहले पकड़ते हैं पहले खिलाड़ी की मुंडी यानी कि हीट। टेम्परेचर के बारे में हम पता करते हैं कि टेम्परेचर कैसे फर्क डालता है। चलो भाई, ये हमारी अर्थ है, ये हमारी हिलती डुलती हुई अर्थ है, मतलब ये जिंदा अर्थ है, ये थोड़ी स्टेबल वाली अर्थ है दोनों एक ही चीज, ज्यादा फर्क नहीं है इन दोनों चीजों में। अब क्या होता है कि अर्थ पर हमें यह पता लग गया कि जो विंड की मूवमेंट है यानी कि एयर की मूवमेंट है वो क्यों हो रही है? हीट की वजह से, उस तीनों फैक्टरों की वजह से। लेकिन अलग अलग जोन्स पर यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटोरियल पर, टेम्परेट जोन पर और पोलर जोन पर जो अलग अलग मूवमेंट हो रही है उनको हमने अलग अलग नाम दिए हैं। क्या क्या नाम दिए है? जो पहला नाम हमने दिया है उसको दिया है हेडले सेल का हमने नाम दिया है। हेडले सेल कहां बनता है? हेडले सेल बनता है मेरे भाइयों इक्वेटर पर, जहां पर गर्मी रहती है। गर्मी रहती है या नहीं रहती है? क्या नहीं भाई, जवाब दो फटाफट कमेंट में यार। ऐसे खड़ा हो, दीवार के टेक लगा के नहीं सोना है, खड़ा हो, ध्यान दे, सुन भाई, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा इसमें से, फिर वहां सोएगा, रोएगा भी साथ में, समझ रहे? तो ध्यान दे इस चीज पर। इक्वेटर पर क्या होता है? गर्मी रहती है, सूरज का ताप रहता है, पूरे साल वहां पर गर्मी रहती है। तो उसकी वजह से क्या चीज होगी? क्या चीज होगी भाई? बताओ, फटाफट बताओ, फटाफट फटाफट फटाफट। हाँ भाई फटाफट, हाँ शाबाश, ये देख देख कितनी जल्दी लोग जवाब दे रहे हैं, देख रहे हैं? और तू बैठा टेक लगाकर। क्या होगा? उसकी वजह से एयर में अपलिफ्टमेंट होगी। क्या होगी? अपलिफ्टमेंट। आई सर कितना बड़ा वर्ड लिख दिया है। कुछ नहीं मेरे भाई, हल्की हो जाएगी और एयर ऊपर की तरफ उठ जाएगी। क्यों उठ जाएगी? अब थोड़ा साइंटिफिक वाले यानी कि साइंस वाले तरीके से समझते हैं। ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूं लेकिन साइंस में भी पीछे नहीं है तुम्हारा मास्टर। क्या होता है कि जब एयर को महसूस होता है कि उसके चारों तरफ गर्मी बढ़ती जा रही है, तो जो उसके मॉलिक्यूल्स हैं वो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर जाने लग जाते हैं, एक्सपेंड होने लग जाते हैं। उसकी वजह से उसकी डेंसिटी कम हो जाती है और वो अपलिफ्ट होने लगती है। पहला रीजन तो ये हुआ एक एयर का।
अब साथ में एयर को धक्का देने के लिए एक जनाब और आ जाते हैं। वो कौन से जनाब है? वो है हमारी वाटर वेपर्स। वो क्या होता है कि आपको मालूम है बारिश कैसे होती है? इवेपोरेशन का प्रोसेस होता है, उसमें पानी भाप बन के ऊपर की तरफ जाता है। तो जब वो ऊपर जाएगा, मान लो ये एयर है, ये पहले ही भाई ऊपर भाग रही है और नीचे से वाटर वेपर्स आ रही हैं इवेपोरेशन के जरिए और इसको और पुश कर रही हैं, तो ये ऊपर की तरफ जाने लग जाएगा। तो इक्वेटर पर यही कहानी बनती है कि जो एयर है वो ऊपर की तरफ अपलिफ्ट होने लग जाती है। ठीक है, ये हम समझ रहे हैं हेडलेस सेल के बारे में, यानी कि इक्वेटर के बारे में। फिर इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आता है फेरल सेल। पहले उसके बारे में भी देख लेते हैं। पहले आपको दिखा देता हूं, नाम दिखा देता हूं ताकि आप समझ जाओ कि सर क्या कह रहे हैं। बाकी जो इनकी सबकी कहानी एक स्लाइड में, भाई एक स्लाइड में खत्म कर देंगे, निपटा देंगे। कॉपी उठाने की जरूरत है, सिर्फ बनाने की जरूरत है। पढ़ने वाली चीजें तो ये लगाओ कि आपने स्लाइड देख ली, समझ ली, सर ने क्या बोला दिमाग में फिट कर लिया, बस। बुक तो फिर अपने आप आपसे बात करेगी, जैसे क्रिश में होता है ना, जैसे टक 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 खोलता है और सब कुछ रट जाता है, वो वाला काम आपके साथ होगा। ठीक है, पहले हम बात करते हैं हेडलेस सेल की। हेडलेस सेल है, उसके बाद आता है हमारा फेरल सेल आता है, और फिर क्या आता है हमारा? फिर हमारा आता है पोलर सेल। तो पोलर सेल आपको पता लग गया, नाम से ही पोल पर बन रहा है, और हेडलेस सेल का मैंने आपको बता दिया इक्वेटर पर बन रहा है। तो बीच में कौन सा एरिया बचा हुआ है? बीच में जो एरिया बचा है वहां बनता है फेरल सेल। क्या? टेम्परेट जोन बोलते हैं उसे, हम क्या बोलते हैं? टेम्परेट जोन बोलते हैं। उस जगह पर ये सेल बनते हैं। अब तीनों सेल का हमें पता लग गया कि किस किस एरिया में ये सेल बनते हैं, बट अब हमें ये चीज देखनी है कि आखिर ये सेल बनते कैसे हैं, इनके बनने के पीछे का रीजन क्या है, वो अब मैं आपको समझाऊंगा अपनी ड्राइंग के जरिए। ड्राइंग बहुत जरूरी है, बिना ड्राइंग के भाई मेरा मन नहीं मानता, बिना लिखे मुझसे तो होता ही नहीं है। वो कहते हैं ना, इनको तो आता ही नहीं है, लेकिन मुझे आता है ड्राइंग बनाना अच्छे से, ताकि बच्चे अच्छे से समझ सके, उस चीज को कैच कर सके और कभी भूले ना। तो क्या होता है कि ये जो है ये हमारी इक्वेटर है। एक सेकंड, सही से नहीं बनी, इसको अच्छे से हम बनाएंगे, अच्छे से ड्रॉ करेंगे, मतलब कोई चीज रहनी नहीं चाहिए भाई, छूटनी नहीं चाहिए कोई चीज। ये हमारी इक्वेटर है। कहां है इक्वेटर? क्या सर बनी नहीं? ये बन गई हमारी, अब इक्वेटर बन गई है। अब क्या होगा, मैं अर्थ को ना आपके एक साइड का पोर्शन सिखाऊंगा, यानी कि हम या तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को एज्यूम करके चलते हैं या सदर्न हेमिस्फीयर को एज्यूम करके चलते हैं, क्योंकि जो चीज पृथ्वी के एक हिस्से में हो रही होगी वही चीज अर्थ के दूसरी साइड भी वही चीज रेप्लिका उसका बन रहा होगा, यानी वही प्रोसेस रिपीट हो रहा होगा। अब हम पहले स्टार्ट करते हैं हमारे इस पॉइंट से, यानी कि हमारे 0 डिग्री से। कौन से डिग्री से? 0 डिग्री से, हमारे इक्वेटर से स्टार्ट करते हैं। उसके बाद कौन सा आता है? उसके बाद हमारा आता है, क्या आता है बताओ फटाफट? वो आता है 30 डिग्री का। सर जी ये तो सिंपल से क्वेश्चन है, क्या पूछ रहे हो? कुछ मजेदार धमाकेदार बताओ। रुक जाओ भाई, रुक जाओ, धमाकेदार भी अभी तुम्हें सुनने को मिलेगा। ये आ गया हमारा 60 डिग्री, ठीक है, और ये हमारा आ गया 90 डिग्री। अब थोड़ा जरा पिछली बातों को याद कर लो। मैंने आपको इस वीडियो में क्या क्या एयर के नेचर के बारे में बताया है और क्या क्या आपको बताया कि उसकी मूवमेंट का कारण क्या क्या बनता है। ठीक है, अब हम पहले देखते हैं कि एयर की मूवमेंट का कारण क्या बन रहा था। अब हमें यह पता था कि 0 डिग्री पर, यानी कि हमारे इक्वेटर पर टेम्परेचर ज्यादा था। ज्यादा टेम्परेचर होने की वजह से जो हमारी एयर थी वो क्या होने लगी? वो एयर हमारी अपलिफ्ट होने लगी। ठीक है सर, समझ गए, एयर अपलिफ्ट हो गई। अब एयर अपलिफ्ट होने का मतलब क्या है कि जो ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, यहां पर क्या हुआ? यहां पर लो प्रेशर क्रिएट हो गया। जाहिर सी बात है ना कि यहां बस में इस सीट पर, 0 डिग्री वाली सीट पर बस में बहुत ज्यादा भीड़ थी। भीड़ उठकर ऊपर की तरफ चली गई तो यहां खाली बच गया। खाली का मतलब कि लो प्रेशर क्रिएट हो गया है। अब जब ये ऊपर चली गई, ऊपर जाने के बाद इसको यहां पर क्या मिला? हम यहां से अगर हाइट के ऊपर जाएंगे तो हमें क्या चीज मिलेगी? जाहिर सी बात है कि वहां पर हमें ठंड लगेगी, क्योंकि जब ट्रोपोस्फेयर में जो हमारी पहली लेयर है ट्रोपोस्फेयर की, हम जब उसमें ऊपर की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर डाउन होने लग जाता है, यानी कि टेम्परेचर गिरने लग जाता है। तो टेम्परेचर गिरने की वजह से यहां पर कैसा उसे महसूस होगा? उसे ठंडा महसूस होगा। क्या महसूस होगा? ठंडा उसे महसूस होगा। ठंडा महसूस होने की वजह से, जिस कारण की वजह से वो नीचे से ऊपर की तरफ आई थी, यानी कि अपलिफ्टमेंट हुई थी उसमें, अब वही चीज अपोजिट होगी उसके। क्या होगा कि जहां वो एक्सपेंड हो गई थी, उसकी डेंसिटी कम हो गई थी,
ठंडा होने की वजह से उसकी डेंसिटी बढ़ने लग जाएगी, उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के नजदीक आने लग जाएंगे और उसमें से जो वाटर वेपर्स थी वो कंडेंस होकर बारिश के रूप में आपकी और मेरी सर पे टपक टपक गिर जाएंगी। बची हुई जो गैसेज हैं वो गैसेज क्या करेंगी, वो गैसेज नीचे आने की ट्राई करेंगी। नीचे किधर आएंगी, वो जाहिर सी बात है इधर तो आ नहीं सकती वो नीचे। क्यों, यहां तो भाई रेगुलर सूर्य देव गर्मी करे जा रहे हैं ना, 12 महीने गर्मी रहती है, तो वो किधर जाएंगी, कुछ इधर आ जाएंगी और कुछ इधर आ जाएंगी। ठीक है, उधर वाली को समझने के लिए हम इधर वाली समझ लेते हैं, वही बहुत है, वही सेम चीज उधर भी हो रही होगी। अब क्या हुआ कि जो इधर आई एयर, जो एयर इस साइड आई, अब वो क्या हुआ, यहां आकर सिंक होने लग गई। कहां पर, 30 डिग्री पर सिंक हो गई वो आके एयर। अब सिंक होने के बाद जो सवारी इस सीट पर बैठी थी वो सवारी उठी और 30 डिग्री वाली सीट पर आकर बैठ गई। अब इस सीट पर क्या हुआ होगा, फटाफट बताओ। फटाफट बताने की जरूरत ही नहीं है भाई, यहां पर हाई प्रेशर क्रिएट हो गया होगा, यहां से यहां वो शिफ्ट हो गया हाई प्रेशर, तो यहां पर क्या बन गया, यहां पर बन गया हाई प्रेशर। ठीक है, अब हमें एक चीज पहले याद करो, फटाफट पुरानी चीज याद करो। क्या बोला था मैंने कि एयर कहां से कहां मूव करती है, एयर मूव करती है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ। तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ। अब हम इसको ट्रैवल करवाते हैं इधर से इधर। तो जो ये मूवमेंट हुई है इसमें, ये वाली मूवमेंट 30 to 0 डिग्री वाली जो मूवमेंट हुई है, इसी मूवमेंट को हम क्या बोलेंगे, विंड्स बोलते हैं इसी मूवमेंट को। और जो ये वाली मूवमेंट हुई थी, यानी कि जब एयर अपलिफ्ट हुई थी, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे करंट्स। अगर कहीं भी आपको करंट्स मिले तो आप समझ लेना कि ये किस चीज की बात हो रही है, ये बात हो रही है एयर के अपलिफ्टमेंट की। मतलब कि या तो एयर अपलिफ्ट हो रही होगी या क्या हो रहा होगा, एयर सिंक हो रही होगी। दोनों में से कोई एक काम हो रहा होगा, दोनों में से कोई एक काम हो रहा होगा कि वर्टिकल मूवमेंट, सीधी सी अगर बात बोलूं तो वर्टिकल मूवमेंट होने पर ही हम उसको करंट्स बोलते हैं। ठीक है सर, समझ आ गया, करंट्स क्या होती है, विंड क्या होती है, समझ आ गया। अब जो ये चक्कर बना है, जो ये वाला चक्कर बना, इधर से ऊपर गई, लो प्रेशर बना, यहां क्रिएट हुआ, क्रिएट होकर ये इधर आ गई। अब एक बात बताओ, जब ये ऊपर आके इस जगह आई थी, जब हाइट पर ऊपर गई है ट्रोपोस्फेयर में, तो यहां पर कुछ देर के लिए जब यहां ये रुकी होगी तो कैसा प्रेशर क्रिएट हुआ होगा, फटाफट कैसा प्रेशर क्रिएट हुआ है, क्या सर आप ही बता दो, आप ही पढ़ाने आए हो, कोई बात नहीं भाई मैं ही बता देता हूं। यहां पर बना होगा हाई प्रेशर, क्योंकि सवारी उठकर ऊपर वाली ट्रेन में क्या हुआ, सवारी नीचे वाली सीट पर बैठी थी, मजा नहीं आया, ऊपर वाली सीट पर जाकर बैठ गई, ऊपर वाली सीट पर बन गया हाई प्रेशर। अब एयर का तो हमें पता है कि हाई प्रेशर है तो वो किधर की तरफ जाएगी, वो जाएगी लो प्रेशर की तरफ। तो जो ये मूवमेंट हुई, इस मूवमेंट को हम क्या नाम देंगे, इस मूवमेंट को भी हम विंड बोलेंगे, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टली ट्रैवल कर रही है, पैरेलल ट्रैवल कर रही है, उसके वर्टिकल नहीं ट्रैवल कर रही है। तो यहां पर क्या मिला उसको, लो प्रेशर मिला, लो प्रेशर की वजह से वो इधर ट्रैवल करने आई और फिर वो नीचे की तरफ सिंक हो गई, क्योंकि यहां लो प्रेशर तो था, हमें ये मालूम है कि वहां लो प्रेशर था। तो सवाल आपके मन में एक ये भी उठ सकता है कि सर ये लो प्रेशर था, यहां पर क्यों नहीं हवा इतनी देर रुकी, इसलिए क्योंकि वहां ठंड थी, डेंसिटी बढ़ चुकी थी उसके अंदर, तो उसने नीचे जाना था, उसे गर्म जगह पर जाना था। तो गर्म जगह पर जब वो आई तो यहां पर हाई प्रेशर क्रिएट हुआ और यही सर्कल हाई टू लो अपलिफ्ट होना, इसी को हम क्या कहते हैं, फटाफट बताओ, मैं ही बता रहा, हेडले सेल, इसी को हम कहते हैं हेडले सेल। इसी वाले चीज का जो मैं बता रहा था ना कि एक स्लाइड में कवर हो जाएगा। अब हमारी पहली स्लाइड में हमने, पहले पार्ट में हमने ये देख लिया कि आखिर हेडले सेल होता क्या है और बनता कैसे है और इसका विंड से क्या इसका रिलेशन है। अब बात करते हैं हम 30 to 90 डिग्री वाले एरिया की, यानी कि अब हमने ट्रॉपिकल एरिया, इक्वेटर को छोड़ दिया है। अब हम बात करेंगे ट्रॉपिकल की, टेम्परेट जोन की और पोलर जोन के बारे में। अब मेरे को एक बात बताओ फटाफट कि जो हवा यहां आई, यहां उसने हाई प्रेशर क्रिएट कर दिया,
ठीक है बालको। अब हाई प्रेशर बनने के बाद मतलब कि सारी जो भीड़ थी वो ये वाली बस छोड़कर इस वाली बस में आकर बैठ गई। अब यहां हाई प्रेशर क्रिएट हो गया, तो जाहिर सी बात है कुछ सवारियों के दिमाग में ये आइडिया आया होगा कि नहीं भाई, हम यहां से भी उठकर कहीं और जाना पसंद करेंगे। कुछ सवारी उधर भाग गई 0 डिग्री की तरफ, कुछ सवारियों ने क्या करा, कुछ सवारी कहती हम जाएंगे इस वाली बस में, इधर शायद अच्छी बस हो, जल्दी से चले। ठीक है भाई, अब ये हाई टू इधर आ गई। अगर इधर आई है तो जाहिर सी बात है यहां पर क्या होगा, यहां लो प्रेशर था इसलिए इधर आ गई, खाली सीट थी ना, क्योंकि अब तक तो यहां कोई सवारी आई नहीं है, सारी सवारियों का खेल इधर ही चल रहा था, यानी कि कोई विंड अभी तक यहां नहीं आई थी, कोई एयर यहां नहीं आ पाई थी। अब ये सारी एयर इधर आ गई। ठीक है सर, समझ आ गया कि पोलर का क्या खेल है, इस भालू वाले एरिया का क्या खेल है। भालू वाले एरिया का खेल ऐसा है कि यहां पर क्या होता है, यहां पर जनरली ठंड ही रहती है 12 के 12 महीने। टेम्परेचर क्या रहता है, टेम्परेचर डाउन ही रहता है। तो डाउन रहने की वजह से जो भी एयर इस एरिया में होगी, चाहे वो ऊपर हो चाहे मेरे भाई वो नीचे क्यों ना हो, वो डेंस होगी, वो भारी होगी। भारी हवा का क्या नेचर है कि वो नीचे की तरफ सिंक करती है। कहां सिंक करती है, वो नीचे की तरफ सिंक करेगी। नीचे आ जाओ भाई, फटाफट आ जाओ नीचे। नीचे आ गई, नीचे आने के बाद यहां कैसा प्रेशर क्रिएट करेगी, क्या सर जी हाई प्रेशर क्रिएट कर दिया उसने। ठीक है, हाई प्रेशर क्रिएट कर दिया है। हाई प्रेशर क्रिएट क्यों नहीं हो रहा है, ये हाई प्रेशर क्या दिक्कत आ गई इसमें, अभी क्रिएट करते हैं। 1 मिनट पहले इस हाई प्रेशर को क्रिएट कर देते हैं हम, फिर आगे की बात चलाएंगे। नहीं तो बीच में जो मेरा भाई बंधु लेट हो गया होगा, जिसकी बस छूट गई होगी, किसी का फोन आ गया होगा, किसी के साथ लंबी बातें चल रही होगी, वो अभी इस वीडियो में नया नया आएगा, वो कहेगा सर जी ये तो पी लिख दिया आपने, हाई प्रेशर लिखना था। पढ़ा लिखा बंदा होगा, कमी हमारी निकाल दोगे। लेकिन मेरे जो भाई बंधु स्टार्टिंग से बैठे उन्हें मालूम है कि सर जी थोड़ा बोर्ड नहीं चल रहा, धीरे चल रहा है, आपकी रफ्तार थोड़ी तेज है, इस वजह से। तो इसलिए उस भाई के लिए, जो भाई मेरा लेट आ रहा होगा इस वीडियो में, उसके लिए मैं यहां हाई प्रेशर दोबारा से लिख देता हूं। ले मेरे भाई ले, नहीं लिखा जा रहा अभी भी, यहां लिख देते हैं, ले ये लिख दिया हाई प्रेशर। अब क्या हो रहा था, यहां विंड आई और यहां पर क्या हुआ, यहां पर हाई प्रेशर क्रिएट हुआ, नीचे की तरफ विंड आई। अब क्या हुआ होएगा सर इसके बाद, इसके बाद की कहानी ऐसी है कि यहां लो प्रेशर था। सिंपल सी बात है कि विंड इस तरफ ट्रेवल करने लगेगी, किधर ट्रेवल करेगी, इस तरफ ट्रेवल करने लगेगी। ए लो भाई, इधर ट्रेवल करी। अब क्या हो रहा है कि इधर से तो ठंडी हवा आ रही है, किधर से ठंडी हवा आ रही है, इधर से तो ठंडी हवा आ रही है सर, ये वाली। और दूसरी साइड से कैसी हवा आ रही है, दूसरी साइड से आ रही है गर्म हवा। कैसी हवा आ रही है, गर्म हवा। अब हमें 2 चीजें पहले से ही मालूम थी कि गर्म हवा ऊपर जाती है, ठंडी हवा नीचे आती है। तो जाहिर सी बात है कि जोन से वाली गर्म हवा है, जोन से वाली गर्म हवा है, वो क्या हो जाएगी, वो पहले अपलिफ्ट होने लगेगी। क्या होने लगेगी, पहले अपलिफ्ट होगी। ये गर्म हवा, ये ठंडी हवा, दोनों हवाएं आई, अपलिफ्ट हो गई गर्म वाली, ठंडे वाली उसको नीचे से पुश करे जा रही है, हवा आए जा रही है, डेंस हवा है, भारी हवा है, गर्म वाली हवा ऊपर उठे जा रही है। ये धीरे धीरे इसका भी टेम्परेचर गर्म होता जाएगा, क्योंकि ये पोलर रीजन से 90 डिग्री से 60 डिग्री की तरफ आ गई है। 60 डिग्री पर आने से इसका भी धीरे 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 टेम्परेचर बढ़ने लग जाएगा मेरे भाई, और फिर ये एकदम जबरदस्ती करके ये भी ऊपर जाने लग जाएगी। अब क्या हुआ कि ऊपर तो चली गई, अब यहां पर लो प्रेशर था, यहां कैसा प्रेशर क्रिएट हुआ होगा, सर जी यहां हो गया हाई प्रेशर क्रिएट। ठीक है, हाई प्रेशर क्रिएट हो गया। अब हवा की वही वाली बात, क्या नेचर, भीड़ बढ़ चुकी है सर जी, बस में ठपाठप लोग भर चुके हैं, अब उनको खाली करना है। खाली करने के लिए वो अलग अलग दिशा में भागेंगे, तो कुछ लोग भागे इस दिशा में, कुछ लोग भागे इस दिशा में, क्योंकि यहां भी तो लो प्रेशर ही क्रिएट हो रहा था, सारी हवा नीचे ही तो आ गई थी। तो अब देखो जरा ध्यान से, क्या कहीं भी हवा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर के अलावा कहीं ट्रेवल कर रही है? नजर मारो फटाफट 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 फटाफट, अच्छे से नजर मारो, लग रहा है कहीं पे भी दिखा? हर जगह आप देखो कि ये हवा हाई टू लो, हाई टू लो, हाई टू लो। तो जो हमने फैक्टर, 2 फैक्टर पढ़े थे, क्या फैक्टर पढ़े थे कि पहला कि एयर हाई टू लो ट्रेवल करती है, दूसरा टेम्परेचर की वजह से एयर में
अपलिफ्टमेंट होता है। क्या होता है? अपलिफ्टमेंट, ऊपर की तरफ जाती है। तो दोनों हमारे फैक्टर यानी कि जो दोनों खिलाड़ी थे, दोनों खिलाड़ियों की हमने मुंडी पकड़ ली, निचोड़ दिया, अच्छे से समझ लिया। अब कोई क्वेश्चन आ जाए हमें से नहीं छूटेगा भाई वो क्वेश्चन, हम सारे क्वेश्चन के जवाब देंगे। अब ये जो था ये था हेडलेस सेल का क्रिएशन। जो ये वाला था, ये वाले पोर्शन में बना फेरल सेल, ठीक है। और जो ये वाला पोर्शन था यहां बन गया हमारा पोलर सेल। कौन सा सेल? पोलर सेल बन गया। ये लो यहां भी लिख दिया सेल, ठीक है। हेडलेस सेल हो गया, फेरल सेल हो गया और पोलर सेल हो गया, तीनों सेल हो गए, ठीक है। कहा था एक स्लाइड में पूरा बिंदास कवर। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट फटाफट, टपाटक ले लो ले लो ले लो, हो गया, डन। तो बस अब ये आपने चार्ट अपने माइंड में बिल्कुल अच्छे से सेट करके रखना है, याद करके रखना है। ये अगर आपको चार्ट याद हो गया, चाहे आप इसकी थ्योरी पढ़ो मत पढ़ो, बस जो ये बातें मैंने बोली हैं वो आपको समझ आ जानी चाहिए। और ये चार्ट अच्छे से, जो डायग्राम है, ये जो मोशन है, ये अच्छे से याद हो जाने चाहिए, ठीक है भाई। अब बात करते हैं हम पोलर सेल। ये क्या, ये जो सारी चीजें हैं ना, ये सिर्फ मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूं। इस पे जो मेरी मेहनत लगती है सिर्फ आप लोगों के लिए, कि कुछ मेरे भाई बंधु ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि सर लिखा हुआ मटेरियल यानी कि रिटन में थ्योरेटिकल पार्ट भी हमारे लिए लेकर आया करो। तो ये थ्योरेटिकल पार्ट आप लोगों के लिए है। अच्छे से वीडियो देखो, नीचे पीडीएफ में आपको लिंक मिल जाएगा, वीडियो के लिंक मिलेगा जिसमें पीडीएफ मिलेगी, पीपीटी के फॉर्म में चाहिए, कैसी भी फॉर्म में चाहिए, आपको ये वहां चीज मिल जाएगी। बस आपका काम एक ही है मेरे भाई, पढ़ना पढ़ना पढ़ना, ध्यान से पढ़ना, ठीक है। तो ये सारे आपको नीचे मिल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं है, उसकी चीज की आप टेंशन छोड़ दो। अब हम चलते हैं अगले पार्ट पे। अब आपने कई जगह ये देखा होगा कि हम अपने देहात में कई बार हम अपने बड़े बूढ़ों से ये बात सुनते हैं कि पूर्वा हवा चल रही है, पश्चिमी हवा चल रही है, पिछवा कह देते हैं, पिछवा चलना, पूर्वा चलना। वो आखिर है क्या, वो क्यों है? अभी तक तो सर ने बस हमें यही बात पढ़ाई थी कि सर जी ये तो जो हवाएं आपने चलती हुई दिखाई, ये तो 0 to 30 जा रही थी, 30 to 0 आ रही थी, मतलब कि नॉर्थ और साउथ में ही आदान प्रदान हो रहा था इन हवाओं का, इन सवारियों का। लेकिन ये सवारियों को पूर्वा और पछवा कब से हम कहने लग गए, वो कहानी अब हम समझेंगे। क्योंकि 3 खिलाड़ियों में से 2 खिलाड़ी अभी हमने पकड़े हैं मेरे भाई, एक खिलाड़ी अभी भी बचा हुआ है। उसी खिलाड़ी का खेल है सारा, जो ये डायरेक्शन चेंज होती है, जो ये दिशाएं चेंज हो रही हैं हवाओं में, ये उसी खिलाड़ी की वजह से है। पहले हम देखते हैं कि आखिरकार ये जो सवारी है यानी कि जो हमारी विंड है, ये कितनी तरीके की होती है। पहली होती है हमारी परमानेंट विंड, यानी कि पहली हमारी हवा, पहली सवारी हमारी है सरकारी नौकरी वाली, परमानेंट। बस भाई दुनिया जाए कहीं बाढ़ में, हम तो पक्के हैं, कुछ हो ना हो हम तो जरूर रहेंगे। तो पहले है हमारी परमानेंट विंड। परमानेंट विंड कौन सी होती है? जो ईस्टर्लीज वेस्टर्लीज होती हैं, जिनकी मैं अभी बात कर रहा था। उसके बाद आती है सीजनल विंड्स। सीजनल विंड्स कौन सी होती हैं? जो हमारी मॉनसून में चलती हैं, यानी कि 1 से 2 महीने के बीच में जो सिर्फ हवाएं चलती हैं, उन्हें हम सीजनल विंड्स कहते हैं। और जो लास्ट में आती हैं वो आती हैं हमारी लोकल विंड्स, यानी कि आपकी और मेरी तरह लोकल डाउन टू अर्थ वाली हवाएं मेरे भाई, जिनका ना कोई अता है ना कोई पता है, बस पढ़ाई में लगे हुए हैं, पता नहीं किस दिन जाकर परमानेंट विंड बनेंगे। अभी आप और मैं सिर्फ लोकल विंड हैं, लोकल या कुछ एक मेरे भाई बंधु सीजनल विंड होंगे। बट हमारा मोटिव कहां है, हमारा फोकस कहां रहना चाहिए? हमारा फोकस रहना चाहिए परमानेंट विंड बनने पर, यानी कि सरकारी जॉब बनना, अफसर बनना है भाई जल्दी से जल्दी, और अपने माँ बाप का सर गर्व से रोशन करना है। ये चीज हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए, ठीक है। मस्ती मजाक हमारी वीडियो में चलता है, हमेशा आगे भी चलता रहेगा ताकि आप लोगों का मन लगा रहे। बट जो हमारा फोकस है यानी कि हमारा जो गोल है, वो कभी नहीं हमें भूलना है, ठीक है। ये मस्ती मस्ती में पूरी ज्योग्राफी कवर कर देंगे, और मतलब ये समझो कि एग्जाम में आपको ही मजा आएगा ज्योग्राफी के क्वेश्चन करते हुए। आप कहोगे सर क्या पढ़ाया था और क्या मजा आया क्वेश्चन देते वक्त, ठीक है। जैसे मैंने आपको बोला कि हमारा फोकस सरकारी नौकरी यानी कि ऑफिसर बनने पे है, ऐसे ही आज हमारा फोकस इस वीडियो में परमानेंट विंड्स पर ही है। तो तुम्हारा फोकस मैं नहीं टूटने दूंगा, जहां मेरे को मौका मिलेगा
पकड़ लूंगा और वहीं से तुम्हें रिलेट करूंगा, तुम्हें अफसर बना के ही छोड़ूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो पहले हम आज बात करेंगे परमानेंट विंड्स के बारे में। इन्हें हम ट्रेड विंड्स भी बोलते हैं, हिंदी में हम इन्हें व्यापारिक पवन बोलते हैं। तो कहीं भी कोई नाम आ जाए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, वो परमानेंट विंड्स के बारे में ही बात हो रही है। ठीक है, अब परमानेंट विंड्स का क्या है, देखो जैसे मैं बोला ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज एंड ईस्टर्लीज, यानी कि परमानेंट विंड ही हमारी ईस्टर्लीज और वेस्टर्लीज होती है। अब ईस्टर्लीज और वेस्टर्लीज होने का क्या रीजन है, क्यों इस डायरेक्शन से आती हैं। अब हम पहले बात करते हैं अपने तीसरे वाले खिलाड़ी के बारे में। तीसरे वाला खिलाड़ी हमें क्या कह रहा था कि तीसरे वाला खिलाड़ी हमें यह बताना चाह रहा था कि भाई कोई भी चीज, यानी कि कोई भी हवा हो, वस्तु हो, जानवर हो, इंसान हो, कोई भी चीज हो, अगर वो चीज धरती पर ना लगकर हवा में, यानी कि ऊपर बिना धरती के कांटेक्ट में, अगर वो चीज नॉर्थ साइड में, यानी कि हमारे उत्तर वाली साइड में, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में अगर वो चीज ट्रैवल करेगी, चाहे वो नॉर्थ टू साउथ ट्रैवल कर रही हो, नॉर्थ टू साउथ ट्रैवल कर रही हो, या साउथ टू नॉर्थ क्यों ना ट्रैवल कर रही हो, वो चीज राइट साइड में बेंड हो जाएगी। किधर बेंड हो जाएगी, राइट साइड में बेंड हो जाएगी, यानी कि सीधे हाथ को बेंड हो जाएगी। तो ऐसे ही जो हमारी हवाएं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में चलती हैं, वो चलते चलते राइट साइड में बेंड होने लग जाती है। और यही फोर्स साउदर्न हेमिस्फीयर में, यानी कि हमारे दूसरी साइड में क्या करती हैं कि जहां वो राइट साइड में बेंड हो रही थी ऊपर, इधर हमारे लेफ्ट साइड में बेंड होने लग जाएंगी। कहां पर, लेफ्ट साइड में बेंड होने लग जाएंगी। तो बस ये आपने दो चीजें याद रखनी है भाइयों, कि एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट साइड में और दूसरी लेफ्ट साइड में। अब आते हैं हम अपनी हवाओं पर, यानी कि हमारी ट्रेड विंड्स पर, कि अब इनको हम कैसे इस चीज से रिलेट करेंगे। तो देखो, सबसे पहले हमने क्या चीज पढ़ी थी, हमने ये चीज पढ़ी थी कि सर जी जो ये हवाएं हैं ये इक्वेटर से ऊपर की तरफ जा रही हैं। ठीक है, समझ आ गया था। अब ये चीजें ऊपर जाने के बाद ये चीजें वापस नीचे भी आई थी। क्यों, हाई टू लो प्रेशर की तरफ आई थी, तो मतलब 30 डिग्री टू 0 डिग्री की तरफ आई थी। ठीक है, बट क्या हुआ, रीजन क्या है कि ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ की मैं पहले बात कर रहा हूं, आपको इस साइड वाली की बात बता रहा हूं। तो ये जब आ रही थी तो ये आते आते सीधे हाथ को मुड़ गई। क्यों, रोटेशन ऑफ अर्थ, कोरोलिस फोर्स की वजह से। तो जब ये सीधे हाथ को मुड़ी तो इनकी डायरेक्शन कैसी हो गई, इनकी डायरेक्शन ऐसे होने लग गई। कैसे होने लग गई, ये डायरेक्शन देख रहे हैं आप सारी, ये इसलिए ऐसे हो रही हैं, सारी की सारी ये इसलिए हो रही है। अब इनको हम ईस्टर्लीज ही क्यों कहते हैं। हवा का एक बात ध्यान रखना, इसका एक सिंपल सा रूल है कि जिस साइड से ये आएगी वही उसका नाम होगा। ये ईस्ट साइड से वेस्ट की तरफ जा रही है, इसलिए इनका नाम ईस्टर्लीज है। अब बात करते हैं हम सदर्न हेमिस्फीयर के बारे में। सदर्न हेमिस्फीयर में क्या बताया था मैंने आपको कि वो लेफ्ट साइड की तरफ जा रही है, उल्टे हाथ की तरफ मुड़ रही है। तो यहां पर ये एयर जो इधर से इधर आ रही थी, अब ये एयर इधर से इधर आ रही थी। ये हम पढ़ चुके हैं कि जो एयर की मूवमेंट थी वो मूवमेंट इधर हो रही थी। अब हमें ये देखना है कि सर ये कैसे हमारी ईस्टर्लीज बन रही है। वही सेम रूल, वही सेम बात कि अब सदर्न हेमिस्फीयर पर हम आ गए हैं, तो ये किधर मुड़ जाएंगी, ये लेफ्ट साइड में मुड़ेंगी। किधर, लेफ्ट साइड में। तो अब जब ये इधर से इधर जा रही हैं तो इनका लेफ्ट क्या हुआ, ये वाला पोर्शन। तो इसलिए अब ये जितनी हवाएं आप देख रहे हैं ये इस साइड में मुड़ रही हैं, इस साइड में। समझ आ गया, ईस्टर्लीज हवा। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर का जो ट्रॉपिकल वाला एरिया है, जो ट्रॉपिकल जोन है, वहां पर हमारी ईस्टर्लीज ट्रेड विंड चलती हैं। ईस्टर्लीज परमानेंट विंड हमारी यहां चलती हैं। अब बात हम करते हैं 30 टू 60 वाले एरिया में, यानी कि अब हम बात करेंगे इधर से इस वाले एरिया की हम बात करेंगे। इस वाले एरिया की बात कैसे होगी, अब इधर क्या इफेक्ट पड़ रहा है इसका, पहले हम वो चीज देखते हैं। अब हमें यह पता है कि जो ये विंड थी ये इधर भी ऐसे ट्रेवल कर रही थी। ठीक है सर, मालूम है कुछ हवा वहां से इधर आ गई थी और कुछ हवा इधर से ऊपर की तरफ चली गई थी, बट गई थी।
ठीक है, यही वो पॉइंट है जहां हेडले सेल खत्म होकर फेरल सेल का स्टार्टिंग हो रही थी। तो अब क्या हुआ, अब हमें ये पता है कि ये ऊपर यानी कि 30 से 60 की तरफ जा रही है। 60 की तरफ जा रही है तो किधर जाएगी, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, उत्तरी गोलार्ध में है। किधर मुड़ेंगी, सीधे हाथ को मुड़ेंगी, राइट साइड मुड़ेंगी। तो ये राइट साइड इस तरफ सारी की सारी हवाएं, ट्रेड विंड्स जो परमानेंट विंड्स हैं हमारी, इस साइड मुड़ के ट्रेवल करने लग जाएंगी। अब इनको हम क्या बोलेंगे, ये किधर से किधर जा रही हैं, ये वेस्ट से ईस्ट जा रही हैं। तो इसलिए हमने इनको क्या नाम दिया, वेस्टर्लीज के नाम से मैंने जाते हैं, इन्हें पछवा के नाम से हम जानते हैं। यही चीज हमारे सदर्न हेमिस्फीयर में कैसे हो रही है, यही सदर्न हेमिस्फीयर में ये हवाएं जो हमारी थी, ये हवा हमारी इधर से इधर जा रही थी, बट रही थी, लेकिन कुछ हवाएं हमारी ऐसे तो ऐसे भी तो जा रही थी या नहीं, कुछ हवाएं हमारी ऐसे भी तो जा रही थी। तो ये हवाएं इधर जाने की वजह से ये किधर मुड़ जाएंगी। अब ये हवाएं जब ऐसे जा रही हैं, क्यों, नीचे की तरफ जा रही हैं, तो इनका लेफ्ट पोर्शन क्या हुआ, कौन सी साइड हुआ इनका लेफ्ट, ये लेफ्ट इनका ये वाला पोर्शन हुआ, इसलिए ये हवाएं इस तरफ मुड़ने लग गई। किधर, इस तरफ सारी हवाएं मुड़ी हैं, तो इनको भी हम वेस्टर्लीज कहते हैं। तो हमें दो चीजें हैं यहाँ, एक नई चीज पता चली कि टेम्परेट जोन में जितनी भी विंड्स चलती हैं, परमानेंट विंड्स चलती है, ट्रेड विंड्स चलती हैं, वो वेस्ट टू ईस्ट जाती है, वेस्टर्लीज जाती है, चाहे वो दोनों तरफ क्यों ना हो। टेम्परेट जोन चाहे वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हो, चाहे वो सदर्न हेमिस्फीयर में हो, वो किधर जाएंगी, वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाएंगी, उन्हें वेस्टर्लीज बोलेंगे। अब यही चीज हम पोलर के बारे में क्या बात करेंगे, क्योंकि यहां तो दे नहीं रखा। आप सोच रहे हो कि अरे सर जी ने पोलर विंड तो भूल गए, मजा आ गया, टॉपिक खत्म, चैप्टर खत्म, घर हो लेंगे। रुक जाओ, सबर करो भाई, बिना सबर के कुछ नहीं मिलेगा। सबर ये है कि अब हम बात करते हैं पोलर विंड्स के बारे में। नीचे हम पोलर विंड्स देख रहे हैं। अब हमें ये मालूम था कि जो ये पोलर विंड्स थी, ये पोलर विंड्स ऐसे आ रही थी और सिंक हो रही थी। क्या हो रही थी, ये सिंक हुई है हमारी इधर आके। तो सिंक होने के बाद ये इस तरफ ट्रेवल कर रही थी, नीचे की तरफ आई थी, 90 to 60 आई। तो जब ये 90 to 60 इस तरफ इसको आना था, तो ये इसका राइट साइड क्या हो गया, इसका राइट साइड ये हो गया ऐसे। और वैसे ही इधर से इसका राइट साइड क्या हुआ, इसका राइट साइड फटाफट बताओ, फटाफट, ऐसे होगा या ऐसे होगा, राइट साइड तो होगा ऐसे, लेकिन ये सदर्न हेमिस्फीयर से आ रही है। सदर्न हेमिस्फीयर में किस साइड से ही चलेंगी, सदर्न हेमिस्फीयर की मैं बात कर रहा हूं। ये हवाएं ऐसे आ रही हैं या ऐसे आ रही हैं। पहले तो मुझे तुम ये फटाफट सोच के बताओ कि इतनी देर से जो मैं मेहनत करे जा रहा हूं, जो तुम्हें मैं बताए जा रहा हूं, कुछ समझ आ भी रहा है या बस ऐसे ही हाँ सर हिलाए जा रहे हो, हाँ जी सर, हाँ जी, फटाफट बताओ भाई, इतना टाइम ना है, जल्दी करो जल्दी। ठीक है, ठीक है, सही बता रहे हो आप। इधर की जो हवाएं हैं हमारी वो ईस्टर्ली चलेंगी, क्योंकि हवा हमारी इधर से ऐसे की तरफ आ रही थी, यानी कि 90 to 60 आ रही थी, और सदर्न हेमिस्फीयर में वो लेफ्ट साइड की तरफ टर्न हो गई, लेफ्ट साइड की तरफ बेंड हो गई। तो ये हवाएं हमारी ऐसे चलने लगी, कैसे, ऐसे चलने लगी। तो इसलिए हम इन्हें ईस्टर्लीज कहते हैं। तो अब हमें क्या क्या हमारा आज कवर हो गया, फटाफट क्या कवर हुआ हमारा, आज कवर हुआ है कि विंड्स क्या है, एयर क्या है, गैसेस से हमारी एयर बनी है, इसके पीछे के फैक्टर्स क्या हैं, कौन कौन से खिलाड़ी हैं जो एयर को मूवमेंट में, मतलब कि एयर को मूव करते हैं, विंड बनाते हैं। उसके 3 फैक्टर हमें पता करें आज, एक टेम्परेचर, दूसरा प्रेशर का होना, और तीसरा अर्थ की रोटेशन का होना। तो ये जो 3 फैक्टर हैं, इन 3 फैक्टर से एयर विंड में ट्रांसफर होती है, और विंड की जो डायरेक्शन है वो हमारी अर्थ की रोटेशन यानी कि कोरोलिस फोर्स की वजह से वो डायरेक्शन लेती है, वो ईस्टर्लीज या वेस्टर्लीज बनती है। अलग अलग जोन में, ट्रॉपिकल, टेम्परेट और पोलर जोन में, अलग अलग जोन्स में कौन सी ट्रेड विंड्स चलती है, उनकी क्या डायरेक्शन है, वो आज हमने पता कर लिया। अब इसमें क्या है, इसमें एक वर्ड आता है, एक चीज आती है, आप जब इसकी पीपीटी पढ़ रहे होंगे तो आपको वो चीज तब बार बार उसको पढ़ने को मिलेगी, आप फिर कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं आपको वो चीज भी अभी कवर करवाता हूं। वो है ITCZ। ITCZ, अरे Z देख कैसे लिखा गया भाई, Z देख कैसा लिखा गया, आज पता नहीं क्या हो रहा है इसमें। ITCZ का मतलब है इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन।
इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। हमने लास्ट वीडियोज में देखा था कि जब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी हम पढ़ रहे थे, वोल्केनोज में हम जब पढ़ रहे थे, तो हमने एक चीज वहां ये ध्यान दी थी कि कन्वर्जेंस का मतलब होता है जब कोई दो चीजें आकर आपस में भिड़ती हैं। तो यहां पर ऐसी कौन सी जगह है जहां पर दोनों तरफ से आकर हवाएं भिड़ रही हैं? वो जगह है इक्वेटर वाली जगह। कौन सी जगह है? इक्वेटर वाली जगह। 0 डिग्री पर इधर क्या हो रहा है कि इधर से भी हवा आई और इधर से भी हवा आई। तो आप ये चीज समझिए कि ITCZ और कुछ नहीं, इक्वेटर है। इक्वेटर वाले एरिया की बात कर रहे हैं, यानी कि लो प्रेशर बेल्ट। पूरी इक्वेटर हमारी लो प्रेशर बेल्ट ही रहेगी ना, क्योंकि वहां लो प्रेशर क्रिएट हुआ है अपलिफ्टमेंट की वजह से। ठीक है, ये सिंपल सा वर्ड है, इसको मैं ज्यादा नहीं खींचना चाहता क्योंकि हमने इस पे कोई PhD तो करनी नहीं मेरे भाई। हमने उतना पढ़ना है जितना हमारा एग्जाम में क्वेश्चन हो जाए। तो ITCZ को अगर आप कनेक्ट करेंगे तो वो इक्वेटर वाली लो प्रेशर बेल्ट के बारे में बात कर रहा है। तो ये थे हमारे आज के सारे टॉपिक, जो हमने सारे टॉपिक आज कवर करे हैं। ठीक है, ठीक है, रुक जाओ भाई, थम जा, मतलब लिखना सर जी, चले 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 चले, रुक जाओ, सब्र करो, कुछ और भी है। अब पूरा डिनर हो गया है, लंच हो गया है, कोई भी टाइम आप ये वीडियो देख रहे हैं, पूरी आपने मील ले ली है। अब मीठा तो लास्ट में जरूर चाहिए, मीठा तो होना चाहिए ना, मीठे के बिना कैसे खाना पूरा होता है। तो ये आ गया आपके लिए मीठा। बोले तो क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस आप जरूर पढ़ें। ये क्वेश्चंस PYQ में करवा रहा हूं आपको। लोग अलग सेशन लेते हैं PYQs का, मैं आपको हर टॉपिक में, जब भी कोई टॉपिक कवर होगा, हम उस वीडियो के एंड में PYQs को कवर करेंगे, PYQs को समझेंगे कि किस टाइप से एग्जामिनर इन्हीं टॉपिक्स में से, जिन टॉपिक्स में से हमने आज वीडियो कंप्लीट की है, यानी कि वीडियो में पढ़ा है हमने, वो किस टाइप के क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है। तो पहला क्वेश्चन क्या यहां पूछ रहा है कि पोलर सेल्स आर फाउंड इन विच रीजन। जो पोलर सेल है वो कौन से रीजन में मिलता है? सीधी सी बात है सर, इक्वेटर पर तो हेडले सेल मिलता है, सब ट्रॉपिकल रीजन में नहीं मिलता, टेम्परेट जोन में हमें फेरल सेल का मिलता है। तो डी हमारा जो ऑप्शन है, यानी कि पोलर सेल हमारा कहां मिलता है? पोलर सेल हमारा मिलता है पोलर रीजन में। तो ये हमारा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन राइट ऑप्शन है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट वाले की। नेक्स्ट क्या है? चल जा, एक सेकंड भाई, एक सेकंड। नेक्स्ट हमारा क्या है कि ट्रेड विंड्स, व्यापारिक पवन, ब्लो फ्रॉम विच डायरेक्शन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। किस डायरेक्शन से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमारी चलती हैं ट्रेड विंड्स? किधर से चलती थी? ईस्ट से चलती थी, ईस्टर्ली हो गई हमारी। और दूसरा वो क्या कह रहा है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो इसका क्या हुआ? ईस्ट से चलती हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में चलती हैं तो नॉर्थ ईस्ट। इसका ऑप्शन है पहला ए ऑप्शन। इन चीजों को, इन क्वेश्चंस को पढ़ो। पता है, इन क्वेश्चंस को पढ़ोगे ना बेटा, तो आपको ना एक अंदर से ऐसा भी फील होगा कि हां, आज जो मैंने पढ़ा है वो मेरे काम आ रहा है, वो मेरे दिमाग में फिट हो चुका है, उससे मेरे क्वेश्चंस के आंसर निकल रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपको जरूर करके लास्ट में जानी है। PYQ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यार, बहुत बढ़िया चीज है ये। बाद में थर्ड क्वेश्चन है, द ट्रेड विंड्स आर डिफीटेड ड्यू टू। जो ट्रेड विंड्स है वो डिफ्लेक्टेड ड्यू टू, किस वजह से ट्रेड विंड्स हमारी डिफ्लेक्ट हो रही है? डायरेक्शन क्यों चेंज कर रही थी? अर्थ के रोटेशन की वजह से, कोरियोलिस फोर्स की वजह से। तो इसका ऑप्शन होना चाहिए बी, होना नहीं चाहिए, इसका ऑप्शन ही बी है, राइट, बी ऑप्शन है इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दी हेडले सेल सर्कुलेट्स एयर बिटवीन विच डायरेक्शन लैटिट्यूड्स। जो हेडले सेल है वो कौन से लैटिट्यूड में सर्कुलेट करता है? कौन सा लैटिट्यूड है? फटाफट आंसर दो, फटाफट देखता हूं कितने लोग अभी तक चुस्त बैठे हैं, यानी तंदुरुस्त बैठे हैं, जो एक्टिव हैं। फटाफट, हाँ, सही, क्या बात है भाई, बहुत सारे बैठे हो यार। मेरे को तो लगा चले गए होंगे, कुछ एक पतंदर पक्के हैं, सर को मिट्टी गोली देके निकल गए होंगे कि सर जी पढ़ रहे हैं और फटाफट साइड में रख दिया होगा फोन और IPL देख रहे होंगे। पढ़ लो मेरे भाई, पढ़ लो, बहुत जरूरी है। सही जवाब दिया है आपने। जो हेडले सेल है हमारा वो 0 to 30 डिग्री के बीच में ही बनता है। तो ए ऑप्शन है हमारा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फेरल सेल में सरफेस विंड्स आर नोन एज। जो सरफेस पे जो हवाएं चलती हैं फेरल सेल में, उन्हें हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन है ट्रेड विंड्स,
वेस्टर्लीज, पोलर ईस्टर्लीज और जेट स्ट्रीम्स। कौन सी वाली हवाओं को जो सरफेस पे हम चलती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? ट्रेड विंड्स बोलते हैं या वेस्टर्लीज बोलते हैं? अब कुछ बच्चे ना इन दोनों चीजों में, क्वेश्चन में, इन दोनों ऑप्शन में ना कंफ्यूज हो रहे होंगे। क्यों कंफ्यूज हो रहे होंगे? वो ये सोच रहे होंगे कि सर जी यहां बात हो रही है फेरल सेल की, समझ आता है। अब फेरल सेल में ट्रेड विंड्स भी चलती हैं, ठीक है, और वेस्टर्लीज भी चलती हैं। अब क्या हम इनको बोलें? तो इसमें ट्रेड विंड्स राइट ऑप्शन है। इसमें जो एग्जाम में था वो ट्रेड विंड्स राइट ऑप्शन है। अब बात करते हैं थैंक यू की। हां, तो ये जो क्वेश्चन मैंने जो आपको करवाए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने अगर ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक करे हैं और सब ये सोच रहे हैं कि मजा आ गया, बिल्कुल आप तो ये चैप्टर सारा कवर हो गया, आप चाहे कुछ भी आ जाए। तो मेरे बेटा बिल्कुल सही सोच रहे हो। इसमें यही था जो इसका दूध पानी था, यही सारा दूध पानी कर दिया है हमने। बस आपको अब क्या चाहिए? आपको रिवीजन करते रहना इन चैप्टर्स की। और वो रिवीजन कैसे होंगी? वो रिवीजन भी मैं ही करवाऊंगा, चिंता की कोई बात नहीं है। बस आप रेगुलर इस चैनल से बने रहें, वीडियोस को देखते रहें और समझते रहें अच्छे से कि आखिर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो टॉपिक मैं लेकर आऊंगा वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गए, और उसमें से हम साथ साथ में उसमें PYQs करेंगे, ताकि एग्जाम की प्रिपरेशन हमारी आज से ही बिल्कुल स्टार्टिंग से ऐसी पक्की होती चले कि लास्ट में हमें कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना मेरे भाइयों। यार बहुत मेहनत कर रहा हूं तुम लोगों के लिए, मतलब ये लगा लो तुम्हें परमानेंट विंड बना के छोड़ूंगा, तुम्हें पक्के वाली हवा बनाना है, मैंने सरकारी अफसर बना के छोड़ना है। और वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर करें चैनल को। तो आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही मेरे भाइयों। नमस्ते, जय हिंद।